हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। लिपिड्स आपका स्टार्ट हो गया है। अब मैं सिलेबस को काफ़ी अच्छे से खींचने वाला हूं, यानी काफ़ी जल्दी जल्दी खींचने वाला हूं। ठीक है, हो सकता है एक दिन में आपको 4 लेक्चर भी मिले या फिर 3 लेक्चर भी मिले, क्योंकि जैसे कि आपको पता है CSIR का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो है आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। नोटिफिकेशन क्या पूरा का पूरा फॉर्म फिल करने के लिए आ चुका है। तो सबसे पहले तो अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता चल ही गया होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो जून में होने वाला है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, अब आपका एक यूनिट में मैं केवल 15 दिन का ही यूज करूँगा। एक यूनिट 15 दिन में कंप्लीट होगी आपकी। ठीक है, एक यूनिट के लिए 15 दिन लगेंगे, दैट्स ऑल। तो अब आप चाहे पढ़ो ना पढ़ो, मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। छोड़ने का कुछ नहीं हूँ, टाइम आपका ज़्यादा लूँगा। अब आपको जो है टाइम CSIR के लिए अपना ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरी थोड़ी स्पीड बढ़ी रहेगी, बट मैं आपको सब चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो, हमारा जो है सेल बायोलॉजी का हम एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर कर चुके थे। इसके बाद हमने लिपिड पढ़ लिया था अपना सारा, कि लिपिड्स के क्या फंक्शन होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। आई होप आप याद करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है ना। अगर अभी तक आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो कम से कम CSIR के लिए अपने 8 घंटे कर दो। ठीक है, आप अपना डबल टाइम कर दो, क्योंकि अब अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आ जाओ। ठीक है ना। अब आपका फोकस केवल और केवल CSIR पर ही होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी से आगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपकी सेल होती हैं वे आपकी 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल एंड एक आपकी आर्कियल सेल। ठीक है ना। आर्कियल सेल क्या होती है हम बात करेंगे बाद में। तो देखो, यहाँ पर क्या है कि आपकी जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो जो होती है वे अनडेवलप रहती है, यानी कि नॉन डेवलप रहती है। उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता आपका। उसमें जेनेटिक मटेरियल एक साइड में पड़ा हुआ रहता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जिसको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। कोई ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट राइबोसोम्स। कुछ राइबोसोम्स होते हैं इसमें, और वे राइबोसोम्स भी आपके 17S टाइप के होते हैं। ठीक है ना। कितने S टाइप के? 17S टाइप के होते हैं। इसके बाद इसमें एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लाइक सेल वॉल, पिलाई, फिम्ब्री। ठीक है ना। तो ये अलग, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। मैं माइक्रोबायोलॉजी में आपको बता चुका हूँ। जैसे पिलाई का मतलब होता है आपका सेक्स कॉन्जुगेशन का, फ्लैजेला का मतलब होता है मूवमेंट करने का, फिम्ब्री का मतलब होता है अटैचमेंट का। ठीक है ना। इसके बाद जो सेल वॉल्स होती हैं, सेल वॉल को मैं काफ़ी डिटेल में आपका माइक्रोबायोलॉजी सेशन में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है ना। साइटोप्लाज्म में आपके जो जितने भी आपके फूड मटेरियल पाए जाते हैं वे सब रहते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद राइबोसोम्स तो हमने देख ही लिया कि राइबोसोम्स उसमें पाया जाता है। जबकि देखो, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्राइमेटिव टाइप की, यानी कि जो स्टार्टिंग में सेल्स बनी वो कहलाई आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसमें कोई भी आपका न्यूक्लियस नहीं पाया गया। जबकि इस प्रोकैरियोटिक सेल से ही बाद में डेवलप हुई आपकी यूकैरियोटिक सेल। ये सेल्स वेल डेवलप होती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी आपकी हो सकती है। ठीक है ना। अगर देखो यूनिसेलुलर है, जैसे कि हमने पढ़ा है ईस्ट की सेल जो होती है या फिर प्रोटोजोआ जो होते हैं, वे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है, एक बीच में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होता है आपका। इसी के अंदर जिसको हम क्रोमोसोम्स बोल देते हैं। क्रोमोसोम्स आपका प्रोटीन प्लस DNA पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। जो आपकी प्रोटीन होती है उसको हिस्टोन प्रोटीन बोल देते हैं। और याद रखना, यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें क्रोमोसोम्स की मात्रा केवल 1 रहती है, बट आपका यूकैरियोट जो होता है उसमें क्रोमोसोम्स 1 से अधिक होते हैं। ठीक है ना, यानी कि 1 से ज़्यादा आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियोसोम्स पाया जाता है, जहाँ से आपकी RNA की जो है सिंथेसिस होती है, यहीं से आपकी मैसेंजर RNA वगैरह बनते हैं। ठीक है ना। तो इतनी बात याद रख लेना। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। इसी के अंदर आपका न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है, ये इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाती है, जो जस्ट इस न्यूक्लियस के से ही अटैच होती है। ठीक है ना, इस न्यूक्लियस से ही आपकी अटैच होती है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपकी 2 प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ये लिखी हुई है। एक हो सकती है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रही, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रही। दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है? जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इससे आपके राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इससे क्या अटैच होते हैं? इससे आपके राइबोसोम्स अटैच होते हैं।
जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स अटैच होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में क्या होता है कि प्रोटीन की सॉर्टिंग होती है, ठीक है ना, प्रोटीन की सॉर्टिंग होती है, प्रोटीन की पैकेजिंग होती है। हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से होता है। इसके बाद कुछ सेंट्रियोल्स आ जाते हैं। सेंट्रियोल्स याद रख लेना, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। सेंट्रियोल्स ये जो आपके प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आपका सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन में आपके सेंट्रियोल हेल्प्स करते हैं, ये दो पोल्स पे चले जाते हैं, जिसके कारण जो है सेल आराम से डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे आपका माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि आपके सेल्स को एनर्जी देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसके बाद इसमें लाइसोसोम्स पाया जाता है। लाइसोसोम्स क्या काम करता है कि आपके अंदर जितने भी वेस्टेज मटेरियल बनना हो, चाहे वो प्रोटीन के हो, कार्बोहाइड्रेट्स के हो, विटामिन हो, फैट हो, सबको डिग्रेडेबल करने का काम करेंगे लाइसोसोम्स, जहाँ पर वे छोटे छोटे वैक्यूल्स बनाते हैं और वे वैक्यूल्स फ्यूज होते हैं आपस में और वे उनको जो है नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बॉडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसमें जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं आपके यूकारियोटिक्स में, इसमें पाए जाते हैं आपके 18S राइबोसोम्स, ठीक है ना। इसमें क्या पाए जाएंगे, आपके 18S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो हम बात करेंगे व्हाट इज ए सेल। सेल्स क्या है, तो सेल इज ए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। सेल जो है हमारे जीवन की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जिसके कारण जो कि है हम बने हुए हैं। आपको पता होगा सबसे पहले सेल्स है, सेल के बाद सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के आपके टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, एंड ऑर्गन बन करके आपका ऑर्गन बॉडी बनाते हैं, जिससे हम डेवलप होते हैं, ठीक है ना। हम मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि हम यूकैरियोट्स हैं, जिससे हम डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो आपके सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपकी सेल्स जो है वो क्या होती है कि अगर आपके एक सिंगल सेल भी है तो भी वो सर्वाइव कर सकती है, ठीक है ना, तो भी वो सर्वाइव कर सकती है। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बता ही दिया है, प्रोकैरियोटिक सेल भी मैंने आपको बता दिया है। माइक्रोबायोलॉजी के सेशन में आप जा करके देख लो। सबसे पहले जो है माइक्रो जो सेल्स है, सेल्स की डिस्कवरी आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने कोर कैम्ब्रियन में एक डेड सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था, ठीक है ना। कोर कैम्ब्रियन में सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया था। इसके बाद एंटोनियो वन लीवनहोक आए, जिन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोआ की डिस्कवरी की। उसके बाद उसके 8 साल के बाद उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, ठीक है ना। ल्यूवेनहोक ने एक मर्चेंट थे ये, ठीक है ना, एक मर्चेंट थे यानी कि धोबी थे। इनका काम था जो लेंस को घिसने का काम होता है, वो ये लेंस को घिसा करते थे। तो इन्होंने लेंस को इतना घिस दिया कि उन्होंने जो है लिविंग सेल दी। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, जो है टूथ जो आपके दांत में का मैल रहता है उसको लिया और रेन वाटर लिया, दोनों को मिक्स करा और जब अपने उस लेंस से देखा तो इन्होंने जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की। इसके बाद इन्होंने स्पर्म सेल की डिस्कवरी की, ठीक है ना, जो सीमेंस में पाया जाता है। अभी सीमेंस क्या होता है, स्पर्म्स क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो याद रख लेना, रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की डिस्कवरी की थी, बट एंटोनियो वन लीवनहोक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। इसके साथ साथ एंटोनियो वन लीवनहोक ने आरबीसी, स्पर्म सेल, प्रोटोजोआ, इनकी डिस्कवरी भी आपकी एंटोनियो वन लीवनहोक ने ही की थी। सेल ऑफ बायोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का फादर जो है, माइक्रोबायोलॉजी का जो जनक है वो एंटोनियो वन लीवनहोक को कहा जाता है। स्लाइडन एंड स्वैन ने क्या किया था कि सेल की थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो आए थे। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था कि सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी हुई होती है, ठीक है ना। सेल्स क्या होती है, सेल जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर के बनी हुई होती है, यानी कि सेल को जन्म लेने के लिए किसी दूसरे सेल की जरूरत पड़ती है। हमने माइक्रोबायोलॉजी में देखा था कि किस प्रकार से लुईस पास्चर ने जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन दिया था, कौन स्पॉन्टेनियस जनरेशन के पक्ष में थे, कौन विपक्ष में थे, किसने अवाइव जेनेसिस दिया था, हमने वहाँ पर सब चीज़ पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो प्रोकैरियोटिक सेल भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी प्लांट सेल एंड, ठीक है ना, एक होती है आपकी प्लांट सेल एंड एक होती है आपकी जो एनिमल सेल्स होती है। एनिमल सेल्स आपकी जो है राउंड शेप की चमक रही होगी, ठीक है ना, ये राउंड शेप की आपको चमक रही होगी जो आपकी प्लांट सेल होती है।
सॉरी जो आपकी एनिमल सेल्स होती है, जबकि जो आपकी प्लांट सेल होती है उसका आकार आप देख रहे होंगे, उसका आकार आपको चौखिंटा टाइप का देखने को मिल रहा होगा। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैंने आपको पार्ट नंबर 1 यानी कि सेल बायोलॉजी नंबर 1 में बता दिया है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, आपका बैक्टीरिया आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बैक्टीरिया आते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो आर्किया हो, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल में ही आते हैं। एक और कंडीशन पाई जाती है जिसको हम बोल देते हैं वायरस, ठीक है ना, वायरस बोल देते हैं। वायरस क्या होता है, वायरस को हम नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच की लिंकेज मानते हैं, यानी कि कड़ी मानते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब वो नॉन लिविंग के कांटेक्ट में होता है तो वो बिहेव करता है नॉन लिविंग जैसा, बट जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है और वो बिहेव करता है एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम जो है वायरस को नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच की कड़ी मानते हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का इवोल्यूशन आपका कैसे हुआ, एक्चुअली ये इवोल्यूशन ऑफ सेल है, बैक्टीरिया नहीं है, ये इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक्स है, ठीक है ना, इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही कर लेना, यूकैरियोटिक्स, ठीक है ना। तो देखो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको पता है पृथ्वी जो है आपकी जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बनी है, यानी कि अब से लगभग 4.5 खरब ईयर्स पहले बनी है। इसके बाद सबसे पहले जो जीव की उत्पत्ति हुई, जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई 3.5 बिलियन ईयर्स एगो हुई, ठीक है ना। यानी कि जो सबसे पहले जीव बना वो कब बना, जब आपका जो समुद्र था, समुद्र का टेम्परेचर ऑलमोस्ट आपका कैसा था, वो 100 डिग्री सी था, जब सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक बैक्टीरिया की उत्पत्ति थी, जिसका नेचर क्या था, कीमोऑटोट्रोप्स का था, ठीक है ना, जिसका नेचर क्या था, कीमोहेटरोट्रोप्स का था। कीमोहेटरोट्रोप्स का क्या मतलब है हम आगे देखेंगे, वैसा भी आप समझ सकते हो। कीमोहेटरोट्रोप, कीमो का मतलब केमिकल, हेट्रो का मतलब उस पर पोषण करने वाला, एंड ट्रोप्स का मतलब भोजन, ठीक है ना, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो केमिकल को यूज करके अपना जो है निर्वाह करता था, यानी कि अपना जो है पेट भरता था, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में माना गया कि जो आपका H2S था यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड था, वहाँ से आपका बैक्टीरिया ने हाइड्रोजन को डोनेट किया या फिर एक्सेप्ट किया, जिससे कि सल्फर रिलीज हुआ। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे हुए जिन्होंने H2O यानी कि वाटर को लेना स्टार्ट कर दिया, जहाँ से उन्होंने O2 यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज किया, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका बैक्टीरिया ने मतलब इसको CO2 को बैक्टीरिया ने लिया और इसके बाद H2O को लिया और उन्होंने वहाँ से O2 प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार से हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, हालांकि इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। हालांकि मेरी स्पीड ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होने का मतलब है कि आपका जो है CSIR क्वालिफाई करवाना। स्टार्टिंग में क्या था देखो अब एक यूकैरियोटिक का इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में आपका एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था, मान लो कोई भी आपका प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था। ये क्या था, ये सबसे पहले कीमोट्रोप्स बना, यानी कि आपको पता है कब इसकी उत्पत्ति हुई, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना। इसके बाद इससे यूकैरियोट्स का जन्म हुआ, यूकैरियोट्स आपका बना 2.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले, ठीक है ना। तो अब प्रोकैरियोटिक्स से यूकैरियोटिक्स कैसा बना वही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या था, प्रोकैरियोटिक के पास केवल एक क्रोमोसोम्स था, प्रोकैरियोटिक के पास केवल एक क्रोमोसोम्स था। तो अब यूकैरियोट्स बनने के लिए क्या किया गया कि सेल एक्वायर्स मोर डीएनए, सेल ने क्या काम किया, सेल ने और ज़्यादा डीएनए का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि क्रोमोसोम्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। दूसरे नंबर पे क्या काम किया, सेल बिकम लार्जर एंड इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन ऑर्गेनल डेवलप्स, यानी कि सेल ने क्या काम किया, सेल ने अब धीरे धीरे जो इंटरनल स्ट्रक्चर थी अपनी उसको बढ़ावा दिया। जैसे कि स्टार्टिंग में न्यूक्लियस बने, न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन, यानी देखो हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक के पास आपका न्यूक्लियोइड होता है, जहाँ पर आपका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है ना, ऐसे ही किसी सेल्स में पड़ा रहता है। बट यहाँ पर जब ये यूकैरियोटिक्स में चेंज हुआ तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आ गई, इसके ऊपर क्या आ गई, एक मेम्ब्रेन आ गई जो कि डबल लेयर थी, ठीक है ना, जो कि कैसी थी, डबल लेयर थी। तो सेल बिकम लार्जर एंड इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स डेवलप, यानी कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स डेवलप हुए, मेम्ब्रेन डेवलप हुई और इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट बना, ठीक है ना, ये दो आपके हुए। इसके बाद एंडोसिम्बायोसिस हुआ। एंडोसिम्बायोसिस क्या होता है वो देखो, यहाँ पर क्या था
कि प्रोकैरियोटिक ने धीरे धीरे अपने जो है सेल्स का आकार, जो साइज था वो बढ़ाने की कोशिश करी। यहाँ तक उसने अपने सेल को बढ़ाया। सेल को बढ़ाने के बाद कुछ ऑर्गेनल्स को डेवलप किया, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह को डेवलप किया, ठीक है ना। इसके बाद क्या काम किया कि इस सेल ने अब देखा कि इस सेल को जो है लगा कि मुझे जो है फोटोसिंथेसिस भी करनी चाहिए और मुझे जो है ऑक्सीजन यानी कि O2 को भी अपने आप से जो ये बैक्टीरिया O2 को ले पा रहा था, इसका भी मेटाबॉलिज्म करना था एंड फोटोसिंथेसिस भी करनी थी, ठीक है ना। तो अब इसने क्या काम किया, इसने दो बैक्टीरिया को पकड़ा। एक था आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एक था आपका साइनोबैक्टीरिया एंड दूसरा इसने पकड़ा माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। दूसरा किसको पकड़ा, इसने माइटोकॉन्ड्रिया को पकड़ा, ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपका जो साइनोबैक्टीरिया है, ये दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया माने जाते हैं। क्योंकि देखो माइटोकॉन्ड्रिया को जब आप मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जब आप स्टडी करते हो तो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर आपको 17S प्रकार के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यूकैरियोटिक्स में होने के बावजूद भी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका 17S आपको यहाँ पर राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस बैक्टीरिया ने एनगल्फ कर लिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ किया तो माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ करने के बाद यहाँ पर ये एरोबिक हेटरोट्रोपिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ और धीरे धीरे एनिमल का जो है यहाँ पर क्या हुआ, विकास हुआ, यानी कि इवोल्यूशन बना, जिससे कि हम बने हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम बने हैं। अब इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया को अडेप्ट कर लिया इसने। वट माइटोकॉन्ड्रिया को अडेप्ट करने के अलावा भी इसने साइनोबैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया एक कैसा बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसने जो है उसको भी अडॉप्ट कर लिया, ठीक है ना। अब इस सेल के अंदर आपको साइनोबैक्टीरिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है और ये जो है ये आपका फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स होते हैं, जिसको हम प्लांट बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम प्लांट बोलते हैं। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। और इसको जो है हम पढ़ेंगे आपका सेल, इसको हम पढ़ेंगे आपका इवोल्यूशन में, ठीक है ना। हेटरोट्रोप्स यानी कि इसको हम एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और इसको हम डिटेल में और ज़्यादा मतलब अभी तो यहाँ पर आप यही याद रख लेना कि एक कोई भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था, उसने स्टार्टिंग में क्या काम करा, उसने स्टार्टिंग में अपना शेप आकार बढ़ाया, उसने अपने अंदर के इंटरनल ऑर्गन पे जो है मेम्ब्रेन बनाने स्टार्ट करी। उसके बाद एंडोसिम्बायोसिस हुआ। एंडोसिम्बायोसिस मतलब उसने क्या काम किया, उसने साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस करता था एंड माइटोकॉन्ड्रिया, स्टार्टिंग में माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया था जो कि क्या करता था, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता था। तो इसने दोनों को एनगल्फ कर लिया। अगर केवल माइटोकॉन्ड्रिया है तो समझ लो एनिमल्स बने, एनिमल्स मतलब हम बने। और अगर इसने माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपका साइनोबैक्टीरिया दोनों को एनगल्फ कर लिया तो उसके बाद प्लांट बने। इस साइनोबैक्टीरिया को इस समय हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अगर इसका मैं पूरा नाम लूँ तो इसको हम प्लास्टोसाइनिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपकी समझ में इतना आया होगा। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो स्टार्टिंग में देखो सेल थ्योरी को स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था, जैसे कि आपको पता है। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, यानी कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि सभी के सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, वे आपके सेल से मिलकर के बने हुए थे। एंड दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ये दो, यानी कि याद रख लेना ये दो स्टेटमेंट किसने दिए थे, ये दो स्टेटमेंट दिए थे आपके स्लाइडन एंड स्वान ने। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो आए, ठीक है ना, याद रख लेना रुडोल्फ विर्चो आए। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि सेल जो है पहले से ही किसी दूसरी सेल से विकसित हुई है, ठीक है ना। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बोला गया आपका रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। इसके बाद क्या काम किया, इसके बाद आज के जो साइंटिस्ट हैं अब उन्होंने एक कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिनेशन दी कि सेल क्या है, किस प्रकार से होता है। तो इसमें स्पेसिफिकली 6 स्टेटमेंट दिए गए, यानी कि 6 स्टेटमेंट दिए गए जो कि सेल थ्योरी को आपको
आपका बताता है। पहला स्टेटमेंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि सभी जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि सेल जो है सेल का निर्माण जो है किसी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो सकता है, ठीक है ना। ये रुडोल्फ विर्को का जो है स्टेटमेंट था, एंड ये वाला आपका स्लाइडर एंड स्वैन का स्टेटमेंट था। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइट, ये भी आपका किसका स्टेटमेंट था, ये भी स्लाइडर एंड स्वैन का ही स्टेटमेंट था, ये आपका रुडोल्फ विर्को का स्टेटमेंट था। इसके बाद हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इज ए पास फ्रॉम सेल, यानी कि यहाँ पर जेनेटिक्स की बात करी गई है। जब आपका एक जो है लक्षण किसी आपकी संतान में जाता है, ठीक है ना, यानी कि जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन आपकी पास होती है, तो ऐसा भी आपका सेल के अंदर होगा, ठीक है ना। इसके बाद सेल हैव द बेसिक केमिकल कंपोजिशन, सेल के पास बेसिक कंपोजिशन होती है और वो सब में सेम होती है, ठीक है ना, सब में सेम होती है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका कोई भी सेल्स हो, सेल्स के अंदर 70% क्या होने वाला है, सेल के अंदर 70% वाटर होने वाला है एंड 30% आपके अदर कॉन्स्टिट्यूट होंगे, जिसमें भी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या होने वाले हैं। लाइक आपके प्रोटीन होंगे, लाइक आपके फैट होंगे, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, विटामिन्स होंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे, तो ये सब आपके होने वाले हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट हर सेल में आपका सेम होता है, ठीक है ना, हर सेल में सेम होता है, ठीक है ना। इसके बाद एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन सेल, यानी कि जो आपका एनर्जी का निर्माण है वो सेल के अंदर ही हो जाता है, ठीक है ना। जो एनर्जी का निर्माण है वो सेल के अंदर ही हो जाता है किसी ना किसी तरीके से, या फिर कुछ ऐसा होता है कि सेल जो है विदाउट एनर्जी के वो चल ही नहीं सकता। सेल को अगर चलना है, सेल को अगर लिविंग होना है, जिंदा रहना है, तो उसको जो है एनर्जी फ्लो की ज़रूरत पढ़ने वाली है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपके सेल थ्योरी के स्टेटमेंट थे, याद रख लेना। मैंने आपको बताया फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आपका स्लाइडर एंड स्वान ने दिया, थर्ड स्टेटमेंट आपका रुडोल्फ विर्को ने दिया, एंड ये बात के जो बच गए आपके नंबर 5, 4, 6, ये आपके जो है जर्नल स्टेटमेंट है, जो कि आज के डेट में मॉडर्न डेट में जो कि आपकी सेल थ्योरी दी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखो हम बात करेंगे, अब दो चीज़ आते हैं, एक तो ओरिजिन ऑफ सेल, यानी कि सेल की उत्पत्ति कैसे हुई, एक आता है आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो जब मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी बताया, वहां पर मैंने आपको बताया था कि सेल की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कि लुईस पास्चर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रांसिस्को रेड्डी ने आपका कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। ये सब चीज़ सेम है, मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी में बता चुका हूँ कि लुईस पास्चर ने जो है बताया था कि अगर यहाँ पर कोई भी सेल्स है तो इस सेल से ही आपका दूसरा सेल्स बन सकता है, ठीक है ना। जो लुईस पास्चर को आप पढ़ सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी देखनी इसलिए आपके लिए ज़रूरी होती है। इसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या था, ये मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। इन्होंने एक ये क्या थे, ये टीचर्स थे एंड आपके स्टूडेंट्स थे, दोनों आपके मिलर एंड यूरे क्या थे, टीचर एंड स्टूडेंट थे, जिन्होंने मिलकर के ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने यहाँ पर 3 चीज़ ली थी, याद रख लेना, 3 चीज़ ली थी, एक तो अमोनिया, एक मेथेन, एक आपका हाइड्रोजन। इसको मैं अगर HAM लिखूँ यहाँ पर, यानी कि हाइड्रोजन, अमोनियम और मेथेन, तो यहाँ पर जो इनका अमाउंट था वो था, याद रख लेना, 2:1:2, यानी कि हाइड्रोजन 1 अनुपात, अमोनियम 2 अनुपात एंड मेथेन आपका 2 अनुपात में था, ठीक है ना। जो इसका कोड बनता है वो याद रख लेना, हम 2 हमारे 2, एक को छोड़ देना, हम 2 हमारे 2, ठीक है ना। इस बात से आप याद रख लेना। इसको हम डिटेल में समझेंगे इवोल्यूशन में, बस केवल आपको अभी इतना ही याद रख लेना। यहाँ पर जो आपके 3 कॉन्स्टिट्यूट लिए गए थे, एक तो अमोनियम, एक मेथेन, एक आपका हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके कुछ लैंडमार्क्स डिस्कवरी थी, वे डिस्कवरी क्या थी वो देख लो। जैसे कि 1665 में रॉबर्ट हुक आए, इन्होंने प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप, मतलब कि प्राकृतिक माइक्रोस्कोप से क्या काम किया कि इन्होंने सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया, ठीक है ना। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने जो है सेल्स को बड़े ही अच्छे से दर्शाया था। इन्होंने दर्शाया था कि
आपके सेल जो होती है एक मधुमक्खी के आकार, यानी कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता होती है इसी प्रकार से सेल जो है कि है एक दूसरे से अटैच रहती है, ठीक है ना। तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी रहती है। इन्होंने प्लांट सेल के कोर कैम्ब्रियन में इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इन्होंने इसको इस प्रकार का आकार दिया था। माइक्रोग्राफिया का भी लेक्चर नंबर 13 था, जिसमें इन्होंने सेल्स की जो है स्ट्रक्चर को बताया था, ठीक है ना। तो ये तो आपके रॉबर्ट हुक। इसके बाद ल्यूवन होकाय, एंटोनियो वन लीवन होकाय, जिन्होंने प्रोटोजोआ की डिस्कवरी की। इन्होंने ही बाद में जो है अपना लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इसके बाद ब्राउन आए। ब्राउन ने आपका माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑर्किड क्लियरली, यानी कि देखो ये जितना यहाँ पर लिखा हुआ है इस सबको हम कहीं ना कहीं आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। स्लाइडन ने सुवन ने क्या करा था कि आपकी सेल थ्योरी को प्रपोज किया था सबसे स्टार्टिंग में। और आपका जो सेल थ्योरी को प्रपोज करने का जो श्रेय है, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि सेल थ्योरी को किसने डिस्कवर किया या फिर सेल थ्योरी किसने दी, तो आपके पास दो नाम होने चाहिए, स्लाइडन एंड स्वैन का। जो आपका स्लाइडन थे ये एक बोटनिस्ट थे, और जो आपके स्वैन थे ये एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। ये क्या थे, ये एक आपके जूलॉजिस्ट थे। इसके बाद कोलिकल आए। कोलिकल ने आपके क्या माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की। माइटोकॉन्ड्रिया को एक्चुअली बताया, डिस्कवरी इसकी वैंडा ने की थी, ठीक है ना। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी आपकी वैंडा ने की थी, जबकि इसको डिस्क्राइब जो है कोलिकर ने किया था। फ्लेमिंग आए। फ्लेमिंग ने क्या काम किया, यहाँ पर क्रोमोसोम्स के बारे में बताया, इसके बिहेवियर के बारे में बताया, जबकि क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी जो थी वो वेल्डेयर ने करी थी, ठीक है ना। वेल्डेयर ने करी थी। ऐसी कोई बात नहीं, जब हम ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे किसने डिस्कवरी की, किसने इसको खोजा, ठीक है। तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद काजल आए, जिन्होंने काजल बॉडीज दी, ठीक है ना। काजल ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या काम किया, काजल्स बॉडी दी, और इन्होंने डिफरेंट उनके काम बताया, ठीक है ना। इसके बाद गोल्जी आए, जिन्होंने सबसे पहले गोल्जी अपरेटस को बताया। इसके लिए कौन सी स्टेनिंग करी जाती है, तो याद रख लेना गोल्जी अपरेटस के लिए आपके सिल्वर नाइट्रेट की जो है आपकी क्या करी जाती है, स्टेनिंग करी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना, स्टेटमेंट के थ्रू पूछा जा चुका है कि गोल्जी अपरेटस वाज स्टेनिंग सेल विथ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। याद करने की कोशिश करो। इसके बाद बोवरी आई। बोवरी ने क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया, ठीक है। पैलाडे आए। पैलाडे ने क्या काम किया, पोर्टर आए। इसके बाद जो स्टैंड आए, ठीक है ना। इन्होंने डिफरेंट काम किए, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। रॉबर्टसन आए। रॉबर्टसन ने क्या काम किया कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें सैंडविच मेथड दिया, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आपकी ट्राइलिपिड्स की होती है, ठीक है ना। सैंडविच मेथड जो दिया था वो रॉबर्टसन ने ही दिया था। कैंड्रयू आए। इसके बाद क्रिश्चियन आए। दी डुवे आए, जिन्होंने लाइसोसोम्स वगैरह की डिस्कवरी की। हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना, कि किसने किसकी डिस्कवरी की है, ठीक है। तो ये आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हो, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। इसके बाद देखो हम थोड़ा देखो अब मैं एक बात बताता हूँ। मैंने यहाँ पर सेल बायोलॉजी के लिए 4 बुक रेफर की थी, यानी कि 4 बुक पढ़ी। उसमें से मुझे जो सबसे बढ़िया बुक लगी, जो सबसे अच्छी बुक लगी, वो लगी आपकी प्रेस्कॉट बुक, ठीक है ना। प्रेस्कॉट सबसे बढ़िया लगी। इसके बाद मैं थोड़ी बहुत जो है बात दूंगा लोडिस को, ठीक है ना। ब्रोक मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। ब्रोक एक्चुअली मेरे ख्याल से तो ख़त्म बुक है। अगर आप कभी भी पढ़ोगे तो सबसे पहले प्रेस्कॉट पढ़ लेना, फिर इसके बाद एल्बर्ट पढ़ लेना, एंड देन लोडिस पढ़ लेना। ब्रोक पे इतना ध्यान मत देना। तो ये आपका प्रेस्कॉट का डायग्राम है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपके देखो जो सेल्स होते हैं सेलुलर हो सकते हैं या फिर आपके एसेलुलर्स हो सकते हैं। एसेलुलर्स भी होते हैं जिनको हम सेल्स की कंडीशन में नहीं रखते हैं, यानी कि ये सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करते। इसके पीछे इनके लिए कारण होता है, क्योंकि अगर इनको नॉन लिविंग के प्रेजेंस में रखा जाए तो ये बिहेव करेंगे नॉन लिविंग जैसा, अगर लिविंग के प्रेजेंस में रखा जाए तो ये बिहेव करेंगे आपका लिविंग के जैसा। जैसे कि वायरस हो सकते हैं। अब वायरस भी आपको जब वायरस की कैटेगरी पढ़ेंगे तो वायरस को 7 प्रकार से डिवाइडेड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हेरिटेज, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें किसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पर क्या होता है, राइबोसोम्स मतलब जो आपके आरटी डीएनए क्या होते हैं, आरटी आरएनए क्या होते हैं। तो वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे। वायरस को भी हम ध्यान से देखने वाले हैं, ठीक है ना। वायरस को हम देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपका वायरोइड्स होते हैं, वायरोइड्स आपके आरएनए के मिलकर के बने हुए होते हैं। जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स में आपका स्पेसिफिकली प्रोटीन सेल्स
सेल्स होते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिकली क्या होती है, प्रोटीन सेल्स होती हैं। पैरियोन्स आपके प्रोटीन के मिलकर के बने हुए होते हैं, इस बात को याद रख लेना। तो ये था आपका एसेलुलर पार्ट, ठीक है ना, जो कि आपको माइक्रोबायोलॉजी पार्ट में पूछा जाता है कभी कभी इनके स्टेटमेंट के थ्रू कि बताइए कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से मिलकर के बनी हुई है, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद जब हम सेलुलर के ऊपर चलेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले आपका आर्की आ जाता है। आर्की मतलब बैक्टीरिया। ये ट्रू बैक्टीरिया नहीं होता, क्योंकि ये बैक्टीरिया ऐसा होता है जो कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं पाया जाता। ये वेरी हार्श कंडीशन में पाया जाता है, यानी कि ऐसी कंडीशन में पाया जाता है जहाँ का या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो या फिर लो हो, जहाँ का पीएच बहुत ज़्यादा हाई हो या फिर लो हो, या फिर जहाँ पर ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा हो या फिर ऑस्मेटिक प्रेशर कम हो, ठीक है ना, जहाँ पर साल्टी एरिया हो। तो इस प्रकार इस कंडीशन में ये आर्किया बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे कि आपकी मैथेनोजेंस। मैथेनोजेंस कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके रूमन बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी तो रूमन बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना होता है, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जो डाइजेशन होता है, ठीक है ना, एनिमल्स के अंदर जो डाइजेशन होता है, यानी कि जो भी चारा खाते हैं, चारा खाने के बाद जो भी आपके रूमिनेंट बैक्टीरिया होते हैं, रूमिनेंट बैक्टीरिया एक प्रकार के मैथोजेंस बैक्टीरिया होते हैं जो कि मैथोजन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम होगा तो इसको पढ़ लेना, नहीं तो मैं इसको एक बार इवोल्यूशन में पढ़ाने की कोशिश करूंगा इसको, ठीक है ना। इसके बाद बैक्टीरिया आ जाते हैं, इनको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके ई कोलाई आ जाता है, साल्मोनेला आ जाता है, टिटनेस के लिए आपका अलग अलग बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है ना। इस समय मैं आपको क्या बैक्टीरिया के नाम बताऊं, नहीं तो मैं आपको 50 बैक्टीरिया यहीं पर ऐसे ही गिनवा दूं। इसके बाद आपके प्रोटिस्ट आ जाते हैं। प्रोटिस्ट मतलब प्रोटोजोआ इसमें आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं, सिलिम मोल्ड्स आ जाते हैं, एंड सम्स फंजाई भी इसमें आ जाती है। बट हमने क्या काम किया, फंजाई को एक दूसरे ही आपके ग्रुप में रख दिया गया है, ठीक है ना, फंजाई को दूसरे ही ग्रुप में रख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटिस्ट में आप इतना ध्यान रख लेना कि आपका एल्गी आती है, प्रोटोजोआ आते हैं, स्लिम मोल्ड्स आते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद फंजाई आती है। फंजाई आपकी यूनिसेलुलर हो सकती है, मल्टी सेलुलर हो सकती है, जिसमें हाइपा, माइसीलियम, ये सब चीज़ आते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में हम ऑलरेडी बैक्टीरिया, आर्किया, वायरस, वायरोइड, सैटेलाइट, प्रेरियोन्स, इनको हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो भाई साहब देख लो, ठीक है ना, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट होता है। CSIR के लिए याद रख लेना, CSIR के लिए कम से कम 5 नंबर का आ जाता है, ठीक है ना। कितने नंबर का आ जाता है, 5 नंबर का आ जाता है, जो कि मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा रखा है। अगर आपको 5 से 6 नंबर पक्के करने हैं तो आप माइक्रोबायोलॉजी का सेशन देख लो, माइक्रोबायोलॉजी की प्लेलिस्ट जा करके देख लो। इसके बाद आपका जो है, आपको भी पता है जैसे कि प्लांट आ जाता है। प्लांटिंग में सारे के सारे प्लांट आ जाते हैं, जिसमें हम एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, वे सब पढ़ते हैं, बॉटनी वालों को अच्छे से पता होगा। इसके बाद हम एनिमिलिया पढ़ते हैं। एनिमिलिया को हम देखो, प्रोटोजोआ इसमें आ गया, प्रोटोजोआ से ऊपर के जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो भी आपके नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, फिर उसके बाद वर्टिब्रेट्स, फिर हायर कोऑर्डिनेट्स आते हैं, उन सबको हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हम डाइवर्सिटी में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो देखो अब यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ इनके जो है फंक्शन दे रखे, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आपकी सेलेक्टिबल परमेबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिबल परमेबल होती है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं, an inclusion that provide buoyancy of the floating in aquatic environment। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर आपके गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, पानी के अंदर, जो कि पानी के अंदर बैक्टीरिया को फ्लोटिंग का काम करवाते हैं, ठीक है ना, यानी कि तैराने का काम करवाते हैं। राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर 17S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एस यहाँ पर स्वेड वर्ग यूनिट है। जब हम राइबोसोम्स देखेंगे तब हम इस एस की बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर हमारा एस का मतलब आता है, और स्वेड वर्ग ने किस प्रकार से यहाँ पर मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग ये यूनिट दिए थे, ठीक है ना। तो राइबोसोम्स का काम आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, चाहे यूकैरियोटिक्स हो आपकी, चाहे आपकी प्रोकैरियोटिक्स हो। इसके बाद इंक्लूजन बॉडीज आ जाती है। इंक्लोजिंग बॉडी जो होती है बैक्टीरिया के अंदर स्टोरेज का काम करती है, लाइक कार्बन, फॉस्फेट एंड अदर सब्सटेंस, जिसके कारण क्या होते हैं, ये फूड मटेरियल होते हैं जो कि आपका बैक्टीरिया स्टोर करके रखता है। इसके बाद न्यूक्लियोइड आता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, एक प्रकार का आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि बैक्टीरिया में कहीं पर भी, ये नहीं कि ये बीच में ही पड़ा है, ये बीच में नहीं होता, जो आपको डायग्राम दिखता है उसमें बीच में दिखता है, बट ये किसी भी साइड में आपका पड़ा हो सकता है, ठीक है ना। स्टैटिक होता है, यानी कि ये जो है अगतिशील होता है, इस बात को याद रख लेना, ये गति नहीं करता, यानी कि ये आपका एक प्रकार का स्टैटिक्स होता है, ठीक है ना।
इसके बाद पेरिप्लाज्मिक स्पेस आ जाता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, जो आपकी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके बीच में क्या होता है, एक आपका स्पेस पाया जाता है जिसको हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं ना, ठीक है ना। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में इसकी जो है अलग अलग जो है मात्रा होती है, ठीक है ना, तो वो पढ़ लेना, मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद आपका सेल वॉल्स आ जाती है। सेल वॉल क्या होती है, आपकी इनऑर्गेनिक यानी कि नॉन लिविंग पार्ट होती है, या फिर इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रोटेक्शन करती है आपकी ऑस्मोटिक स्ट्रेस में, हेल्प करती है मेंटेनेंस ऑफ सेल में, ठीक है। इसके बाद आपके कैप्सूल एंड स्लिम लेयर आ जाते हैं, ये भी आपके एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट हो जाता है। याद रख लेना, जब इस बैक्टीरिया को आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स ना मिले, भोजन ना मिले, तब ये कैप्सूल एंड स्लिम लेयर को एज ए फूड सोर्स की तरह यूज करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो कैप्सूल लेता है ये इस बैक्टीरिया को रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, किस से, फैगोसाइटोसिस से बचाता है, ठीक है ना। जबकि ये एक और काम करता है, एडरेंस का काम और करता है, ठीक है ना, एडरेंस का काम और करता है। फिम्बरी क्या काम करती है, फिम्बरी आपका जो है अटैचमेंट का काम करती है। प्लाइड जो है सेक्स कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, यानी कि बैक्टीरिया को एक प्रकार से जो प्लाज्मेट होता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरी जगह कैसे जा रहा है वो काम करवाती है। इसको हम कॉन्जुगेटेड सेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका फ्लैजेला आता है जो कि मूवमेंट कराता है। मैंने इसके टाइप्स बता रखे हैं, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, मैंने वो भी आपको माइक्रोबायोलॉजी में बता रखा है। इसके बाद एंडोस्पोर आ जाते हैं। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। एंडोस्पोर का फॉर्मेशन मतलब जब बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में जाते हैं तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है एंडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि लिविंग से आपके इस स्टेट में चले जाते हैं जिसको हम एंडोस्पोर बोलते हैं। और इस एंडोस्पोर पोजीशन में वे 1,00,000 साल तक भी रह सकते हैं, 1,000 साल तक भी रह सकते हैं। याद रख लेना सभी बैक्टीरिया के पास ये जो है आपके कंडीशन नहीं पाई जाती। कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं स्पेसिफिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जैसे कि बैसिलस एंथ्रेसिस हो गया, बैसिलस मेगाटेरियम हो गया, ठीक है ना, तो ये बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बात की बैक्टीरिया के ऑर्गेनल्स, जो भी जितने भी बैक्टीरिया के कंपोनेंट पाए जाते हैं उनकी एंड उनके फंक्शन की हमने बात की। अब देखो कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं बैक्टीरियल एंड आर्कियल सेल में। बैक्टीरियल एंड आर्कियल सेल में क्या क्या कंपैरिजन होते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया बैक्टीरिया जो होता है आपके ट्रू प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। याद रख लेना ये क्या होते हैं, ये ट्रू प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। जबकि जो आपके आर्किया होते हैं वो जो है हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के अंदर ईथर लिंक्ड होती है, जबकि जो आपकी आर्किया होती है वो आपकी जो आपकी बैक्टीरिया होती है वो एस्टर लिंक होती है, जबकि जो आपकी आर्किया होती है यहाँ पर ईथर लिंक पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, ईथर लिंक पाया जाता है, या फिर हम इसको ग्लिसरॉल टेट्रा ईथर फॉर्म लिपिड मोनोलेयर बोलते हैं। यहाँ पर आपका एस लेयर भी यहाँ पर एक एस लेयर एक्स्ट्रा पाई जाती है, जो कि मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी में बता चुका हूँ। सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है आपका पेप्टाइडोग्लाइकन होता है इसके अंदर, जबकि जो आपकी आर्किया होती है यहाँ पर सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन यानी कि झूठा पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इस बात को आप याद रख लेना। इसके बाद इंक्लूजन प्रेजेंट, तो हाँ इसमें इंक्लूजन प्रेजेंट होते हैं, आर्किया में भी आपके इंक्लूजन प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम 17 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर भी 17 प्रकार के होते हैं। क्रोमोसोम से स्ट्रक्चर क्या होती है, मोस्ट आर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पर भी सेम होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है एंड सर्कुलर होता है। प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, तो यस प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, बट याद रख लेना बैक्टीरिया के अंदर आपका सर्कुलर एंड लीनियर दोनों प्रकार के मोस्टली सर्कुलर ही होते हैं, ठीक है ना। और जो आर्किया होते हैं इसमें भी सर्कुलर ही होते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में फ्लैजुला फिम्बरी ये कॉमन होते हैं एंड आर्किया में प्लाई कॉमन होती है, ठीक है ना। फिम्बरी को याद रख लेना, फिम्बरी कॉमन होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, जबकि जो आपका आर्किया होता है यहाँ पर प्लाई कॉमन होती है। इसके बाद कैप्सूल एंड स्लिम लेयर जो कि पाए जाते हैं आपके बैक्टीरिया में, आर्किया में ये रेयर होते हैं और नहीं भी होते हैं। बट याद रख लेना यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया, तो आर्किया किससे ज़्यादा सिमिलरिटी रखता है, तो आर्किया जो होता है आपका यूकैरियोट से ज़्यादा सिमिलरिटी रखता है। यानी कि अगर हम इन तीनों में डिफरेंस करेंगे आर्किया, यूकैरिया, बैक्टीरिया, तो यहाँ पर आपको आर्किया एंड यूकैरिया में ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगी। ऐसा क्यों, तो अभी देखने वाले हैं आगे, बस थोड़ा सा वेट करो,
ठीक है ना। तो अभी हमने बैक्टीरिया देख लिया, आर्किया देख लिया, अब हम थोड़ा हमने आर्किया देख लिया, प्रोकैरियोटिक्स देख लिया, यूकैरियोटिक्स को देखने की कोशिश करो। तो यूकैरियोटिक्स में भी वैसे तो सेम है, सबसे पहले आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ये क्या काम करती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स पाया जाता है, जहाँ पर आपके डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, साइटोस्केलेटन्स पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन्स में आपका क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। हम आगे बात करने वाले हैं, क्योंकि हम पूरी की पूरी अभी एक प्रकार से मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। डिटेल में चलेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं। इसके तुरंत बाद आपको लेक्चर मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है ना। इसके बाद हो सकता है कि 2 लेक्चर मिले या फिर 3 लेक्चर मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का लेक्चर मिले, तो तैयार रहना, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपके माइक्रोफिलामेंट होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट फ्रॉम द साइटोस्केलेटन। जो साइटोस्केलेटन होता है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपके साइटोस्केलेटन बना हुआ होता है वो माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER मैंने आपको बताया 2 प्रकार का होता है, जहाँ पर आपका RER होता है एंड आपका और क्या होता है, SER होता है। यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ पर प्रोटीन एंड लिपिड की सिंथेसिस होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपकी जो है प्रोटीन एंड लिपिड की सिंथेसिस होती है। ये आपके एग्जाम में एज इट स्टेटमेंट दे करके पूछा जा चुका है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और यहाँ पर 80S यहाँ पर 80S आपके राइबोसोम्स पाए जाते हैं। गोल्जी अपरेटस क्या होता है, गोल्जी अपरेटस में पैकेजिंग का काम होता है यहाँ पर, ठीक है ना। पैकेजिंग का काम होता है, प्रोटीन सोल्टिंग का काम होता है, एंड लाइसोसोम्स फॉर्मेशन होता है आपका गोल्जी अपरेटस से ही, ठीक है ना। गोल्जी अपरेटस से ही आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद लाइसोसोम्स आते हैं, जो कि इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, जहाँ पर आपको चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, कुछ भी हो, XYZ, यहाँ पर जो है सब चीज़ का डाइजेशन होगा, सबका बदला लेगा तेरा लाइसोसोम्स, ठीक है ना। यानी कि सबको डाइजेस्ट करेगा ये लाइसोसोम। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, याद रख लेना। एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की साइकिल पढ़ते हो, जैसे कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन साइकिल पढ़ते हो, जहाँ पर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन से कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका डायरेक्ट ATP में कन्वर्ट होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बारी आती है आपकी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट होता है आपका, प्लांट क्या करेगा, प्लांट जड़ों से यानी कि रूट से आपका H2O को लेगा, और लीफ से लेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। लीफ से क्या लेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और कन्वर्ट कर देगा इसको, यानी कि CO2 को कन्वर्ट कर देगा आपका O2 में, ठीक है ना। यानी कि CO2 और वाटर को जो है प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज करेगा यहाँ से क्या, O2। बट ऐसा नहीं होता कि ये 24 घंटे आपका O2 ही प्रोड्यूस करता रहे। प्लांट, याद रख लेना, प्लांट एक समय ऐसा होता है जब आपका CO2 को भी प्रोड्यूस करता है, O2 को तो प्रोड्यूस करता है, या CO2 को भी प्रोड्यूस करता है। ऐसा कब होता है कि CO2 को प्रोड्यूस करें, तो वो रात के समय होता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, चाहे दिन हो या फिर रात हो, वे हमेशा ऑक्सीजन को ही प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके घर में तुलसी हो गई, ठीक है। तो तुलसी जो होती है वो 24 घंटे यानी कि बहुत कम मात्रा में आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, बहुत लेस समय के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है। इसके बाद न्यूक्लियस पाया जाता है, जहाँ पर आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स को हम जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जानते हैं इसको, यानी कि जैसे कि हमारा दिमाग, हमारे बॉडी के लिए हमारा दिमाग होता है, तो सेल के लिए वैसे ही आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स आपका, मैंने आपको बताया, DNA एंड प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। प्रोटीन आपकी हिस्टोन प्रोटीन होती है, और हम आगे देखेंगे कि सेल वॉल एंड पेलिकल्स, कुछ पेलिकल्स होते हैं। अब ये पेलिकल्स प्लांट में पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ एंड गिव्स शेप और शेप टू द सेल्स, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी सेल वॉल होती है याद रखने ला, अगर हम प्लांट में बात कर रहे हैं
तो ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। अगर हम फंजाई में बात कर रहे हैं तो ये काइटिन की बनी हुई होती है। पेलिकल्स आपके स्पेसिफिकली कहाँ पर पाए जा रहे हैं, पेलिकल्स आपके पाए जा रहे हैं प्लांट में, ठीक है। इसके बाद सीलिया एंड फ्लैजुला, बहुत कम मात्रा में आपको सीलिया एंड फ्लैजुला जो है देखने को मिलेंगे यूकैरियोट्स में स्पेसिफिकली। ये आपको जो है जो नॉन वर्टिब्रेट्स हैं उन एनिमल में देखने को मिलते हैं। सेल अटैचमेंट एंड सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बट मिलते हैं, याद रख लेना। यहाँ पर जो फ्लैजुला होता है वो 9+2 अरेंजमेंट शो करता है। अब ये 9+2 अरेंजमेंट क्या होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में 9+0 अरेंजमेंट शो करता है। अब ये क्या चीज़ होती है 9+2 9+0, तो हम आगे देखने वाले हैं। पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, देन प्रोटीन सॉर्टिंग, देन सेल साइकिल पे पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 10 दिन में मेरा मतलब मैं इस जो है आपकी इस यूनिट को समाप्त करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके बाद वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स में क्या होता है कि आपका वैक्यूल्स जो होता है प्लांट में पाया जाता है, स्पेसिफिकली टेम्परेरी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, डाइजेशन, फूड वैक्यूल्स, वाटर वैलेंस यानी कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, यानी कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स पाया जाता है जिसकी जो लेयर बनी हुई होती है टोनोप्लास्ट की बनी हुई होती है। हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होते हैं आपके काफ़ी सारे फूड मटेरियल, प्लांट से रिलेटेड काफ़ी सारे फूड मटेरियल या फिर अदर गैसेस जो है इसमें भरी हुई होती है, या फिर मोस्टली इनऑर्गेनिक मटेरियल इसमें भरा हुआ होता है। इसमें क्या भरा हुआ होता है, इसमें आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल भरा हुआ होता है। जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर आपका इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती, जहाँ पर आपका फूड स्टोरेज था, यहाँ पर आपका वैक्यूल्स होता है प्लांट के अंदर जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल भरा हुआ होता है। अब देखो, अगर हम यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड करें तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती हैं उसमें आपके फ्लैजुला हो सकते हैं, सीलिया हो सकते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल, स्लिम लेयर, ये सब आपके कैसे हैं एक्स्ट्रा जो आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं। और याद रख लेना ये आपके नॉन लिविंग पार्ट बनाते हैं। ये कैसे पार्ट बनाते हैं, आपके नॉन लिविंग पार्ट बनाते हैं, ठीक है ना। जबकि जो सेल एनवेलप होता है, सेल एनवेलप में आपके सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर हम इसको पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी आपकी नॉन लिविंग पार्ट बनाती है। पीएम से अंदर की साइड में, पीएम से अंदर की साइड में जो भी आपको चमकेगा वो सब लिविंग पार्ट है। सेल वॉल से बाहर की साइड में जो भी आपको चमकेगा वो सब नॉन लिविंग पार्ट है। इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऑर्गेनल्स आते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर आपकी सिंगल लेयर्स होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपकी डबल लेयर होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी आपकी डबल लेयर होती है। इसके बाद साइटोस्केलेटन आ जाता है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन को, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्या आता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, जो कि जिनकी स्ट्रक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर भी वो सेम लिखा गया जो हमने मतलब पीछे पढ़ा हुआ है। इसको आप पढ़ना चाहो तो अपनी तरफ से पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो तो भी कोई बात नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप वन लाइनर में किसी भी ऑर्गेनल्स का फंक्शन देखना चाहते हो तो यहाँ पर ये स्लाइड आपके लिए बेस्ट होने वाली है। इसको याद रख लेना, जो आपका न्यूक्लियस होता है कंटेन्स डीएनए, ठीक है ना, डीएनए एंड प्रोटीन, जिसको हम क्रोमोसोम्स बोल देते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है, यहाँ पर मेक्स राइबोसोम्स, स्पेसिफिकली आरएनए यहाँ पर बनता है। क्या बनता है, यहाँ पर आरएनए बनता है, जो न्यूक्लियोलस में यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रख लेना। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को रिलीज एनर्जी यानी कि पावर हाउस भी बोल देते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन यहाँ पर ही होता है। स्टार्टिंग में आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, देन कार्बोक्जिलिक साइकिल जिसको हम टीसीए साइकिल के नाम से भी जानते हैं, देन आपका ऑक्सीडेटिव साइकिल्स होती है जो कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जो कि इनर मेम्ब्रेन टू आउटर मेम्ब्रेन होती है। जब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म तब हम इसको देखने वाले हैं। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट आता है, जहाँ पर आपका सनलाइट इनटू शुगर, यहाँ पर क्या होगा कि जो प्लांट होगा, प्लांट आपका रूट से आपका H2O यानी कि वाटर लेगा, लीफ से आपका CO2 लेगा स्टोमेटा के थ्रू। अभी स्टोमेटा वगैरह क्या होते हैं हम देखेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर दोनों चीज़ को लेगा, दोनों चीज़ को लेने के लिए रिएक्शन करवाएगा, रिएक्शन करवाने के लिए कुछ एंजाइम्स हेल्प करते हैं, वहाँ से फिर O2 का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। इसके बाद राइबोसोम्स आते हैं, जहाँ पर आपकी प्रोटीन फैक्ट्री भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोल देते हैं, जिसके अंदर 2 यूनिट होती है, एक आपकी स्मॉल यूनिट होती है, एक आपकी विगर यूनिट होती है, ठीक है ना। अब स्मॉल यूनिट का क्या काम होता है, विगर यूनिट का क्या काम होता है, हम आगे बात करेंगे। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लिपिड एंड प्रोटीन की सिंथेसिस यहीं पर हो रही थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिपिड एंड प्रोटीन की सिंथेसिस आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही थी। इसके बाद गोल्जी बॉडी, जहाँ पर आपका पैकेजिंग एंड शिपिंग का काम होता है। शिपिंग मतलब जब आप कभी भी अमेजोन वगैरह से अमेजोन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, कुछ चीज़ मंगाते हो, वहाँ पर आपको लिखा हुआ आता है कि इस समय आपकी पैकेजिंग हो रही है या फिर शिपिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये सेम चीज़ है, ठीक है। यानी कि कोई भी आपके अंदर प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन की पैकेजिंग एंड प्रोटीन की ही शिपिंग्स होती है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद लाइसोसोम्स आ जाता है, जो कि ब्रेक्स स्टफ डाउन, यानी कि ये भाई साहब इसके लिए कोई भी आ जाए सब एक समान है, ये सबका बदला लेता है। यानी कि मैं तो इसको ठेकेदार बोलता हूँ, ठीक है ना। सेल में क्या बोलता हूँ मैं इसको, ठेकेदार बोलता हूँ, मुखिया बोलता हूँ। ये न्यूक्लियस तो है ही मुखिया, ठीक है ना। न्यूक्लियस के पास दिमाग है, न्यूक्लियस के पास दिमाग है, बट ये जो लाइसोसोम्स है ये जो है बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे बच कर रहना चाहिए। ये खुद जो जिसके अंदर, जिस सेल के अंदर रह रहा है ना, उस सेल को भी क्या करेगा, उस सेल को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके बाद सेल वॉल आ जाता है, जो कि सेल वॉल प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, ऑस्मेटिक प्रेशर से हमें सपोर्ट्स करती है। सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, जो कि कंट्रोल करती है एग्जिट एंड एंट्री किसकी, यानी कि कोई सा भी मॉलिक्यूल्स है या फिर वाटर वगैरह है, कोई सा भी लिक्विड है, तो किसकी एंट्री होनी है किसकी नहीं होनी है, यानी कि एक प्रकार से सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। वैक्यूल्स आ जाते हैं, वैक्यूल्स स्पेसिफिकली आपके प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये स्टोरेज करने का काम करते हैं, स्पेसिफिकली जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनको जो है ये स्टोरेज करते हैं। इसके बाद साइटोप्लाज्म आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड नेचर का होता है, जो कि ऑर्गेनल को होल्ड करता है, ठीक है ना। अब याद रखना ना, एक आपका अगर मैं बात करूँ तो एक होता है आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होता है आपका साइटोप्लाज्म, एक होता है आपका साइटोप्लाज्म एंड दूसरा होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितना भी आपका लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियस के बाहर अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना भी आपका मटेरियल पाया जाता है, लिक्विड मटेरियल पाया जाता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब मुझे कोई मतलब नहीं है बाहर कितना भी शोर शराबा होता रहे, आप केवल और केवल आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। इसके बाद फ्लैजुला, जो कि मूवमेंट के लिए होते हैं, और यूकैरियोटिक में यही स्पेसिफिक आपका एक्सटर्नल मेम्ब्रेन यानी कि एक्सटर्नल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना। पिलाई जो होते हैं आपके अटैचमेंट के लिए होते हैं। कैप्सूल आपके जो होते हैं, कैप्सूल बहुत कमी से पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में, आपका प्रोकैरियोट्स में कैप्सूल पाए जाते हैं, याद रख लेना। बट यहाँ पर जो है ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसके बाद डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जो कि हम हेरिडिटरी मटेरियल भी जिसको बोल देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखो एक और स्लाइड आ गई है, जो कि आपकी कंपैरिजन कराती है बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया को। बैक्टीरिया, यूकैरिया एंड आर्किया को मैंने आपको बताया कि आपके आर्किया एंड यूकैरिया जो है वे अधिक सिमिलरिटी रखते हैं इस बैक्टीरिया से। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट उठाने की कोशिश करूँगा, अगर यहाँ पर मुझे पॉइंट मिलते हैं तो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड, यहाँ पर जो है जो आपके ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस आपका ट्रू मेम्ब्रेनल किस में होता है, केवल और केवल यूकैरियोटिक्स में। डीएनए कॉम्प्लेक्स विथ हिस्टोन प्रोटीन आपकी यूकैरियोट्स में मिलती है, और हिस्टोन से मिलती जुलती आपकी जो प्रोटीन होती है वो आर्किया में मिलती है, ठीक है ना। एक पॉइंट नंबर 1 जो कि आपका यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में एक जैसा है। इसके बाद क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 1 क्रोमोसोम्स पाया जाता है, यहाँ पर भी 1 क्रोमोसोम्स पाया जाता है, बट यहाँ पर यूकैरियोटिक्स में आपके मल्टीपल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया एंड आर्किया जो है आपका एक जैसा है। इसके बाद प्लाज्मिड की बात करेंगे तो वेरी कॉमन्स, यानी कि बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, और आर्किया में भी आपका मिल जाता है आसानी से, ठीक है ना, जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है ना। यहाँ पर प्लाज्मिड नहीं मिल पाता। इंट्रॉन की बात करेंगे, इंट्रॉन इंजन। अब इंट्रॉन क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होते हैं,
मोलिकुलर बायोलॉजी में हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। मोलिकुलर बायोलॉजी में हम देखने वाले हैं, तो याद रख लेना इंट्रॉन जो होते हैं वे रेयर होते हैं, आर्किया में भी रेयर होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो देखो क्या होता है, मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इंट्रॉन के बारे में, कि जब आपका डीएनए का फॉर्मेशन होता है, जब आपका डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो ऐसा नहीं होता कि ये सारा का सारा डीएनए काम का हो, ये सारा का सारा डीएनए काम का नहीं होता, इसमें से केवल 1% डीएनए ही आपका काम का होता है, ठीक है ना। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके 1% में ही इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है। तो जो 1% पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रॉन बोलते हैं। और जो आपका 99% पार्ट बच चुका है उसको बोलते हैं हम इंट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रॉन, जिसको हम जंक पार्ट ऑफ डीएनए के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख लेना। तो ऐसा केवल और केवल यूकैरियोट्स में ही पाया जाता है, क्योंकि आर्किया और बैक्टीरिया में वैसे ही एक एक क्रोमोसोम्स पाया जा रहा है आपका, ठीक है ना, एक क्रोमोसोम्स पाया जा रहा है, उसमें भी अगर जंक डीएनए आ गया तो बैक्टीरिया कहाँ से सर्वाइव कर पाएगा, जबकि यूकैरियोट्स के पास काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स। अब हमारे अंदर देख लो 23 ऑफ पेयर्स क्रोमोसोम्स हम रखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे अंदर जंक डीएनए पाया जाता है, उस जंक डीएनए को हम इंट्रॉन्स के नाम से भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका बैक्टीरिया एंड आर्किया जो है एक जैसी प्रॉपर्टी रखता है। इसके बाद न्यूक्लियोलस केवल और केवल आपका यूकैरियोट्स में मिलेगा, आर्किया एंड जो है बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, आरएनए की सिंथेसिस करने का काम होता है। कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये आपको बैक्टीरिया एंड आर्किया में देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि ये यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलेंगे। चाहे यूकैरियोट्स चाहे यूकैरियोट्स आपका यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, ये ऑर्गेनल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड्स अब अलग अलग आते हैं, जैसे कि यहाँ पर एस्टर लिंक लिपिड्स आती है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपका ग्लिसरॉल, डाई ईथर या फिर टेट्रा ईथर, ठीक है ना, टेट्रा ईथर, इस बात को आप याद रख लेना। यहाँ पर एस्टर लिंक फास्फोलिपिड्स सम हैव आपके, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर सम हैव स्टेरोल्स, ठीक है ना, यहाँ पर स्टेरोल्स मिलते हैं, ठीक है ना। जबकि जो आर्किया होता है यहाँ पर ग्लिसरॉल डाईथर या फिर डाईग्लिसरॉल टेट्राईथर मिलती है। जबकि जो आपका यूकैरियोट्स होता है यहाँ पर आपको ईथर लिंक फास्फोलिपिड एंड स्टेरोल्स देखने को मिलेंगे। यानी कि पहली बार बैक्टीरिया एंड यूकैरिया के अंदर कुछ ना कुछ सेम चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है ना। वो क्या में है, वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यहाँ पर यूकैरियो जो आपका आर्किया होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस में चला जाता है। जो आपका फ्लैजुला होता है, फ्लैजुला यहाँ पर मूवमेंट के लिए शो करता है। और जब आप देखोगे तो फ्लैजुला, जब आप यूकैरियोट्स के अंदर देखोगे तो फ्लैजुला के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो 9+2 अरेंजमेंट की पाई जाती है। ये 9+2 अरेंजमेंट क्या हम बात करेंगे आगे, ठीक है ना। जबकि जो आपका बैक्टीरिया एंड आर्किया होता है यहाँ पर 9+0 होता है, यहाँ पर क्या होता है, 9+0 आपका होता है, ठीक है ना। इसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल की बात करेंगे तो जो कि है पेप्टाइडोग्लाइकन केवल और केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है, आर्किया में इसको सीडो पेप्टाइडोग्लाइकन बोल देते हैं। एंड आपका जो यूकैरिया होता है उसमें सेल वॉल पाई जरूर जाती है, बट सेल वॉल आपकी एक तो प्लांट में पाई जाती है, एक आपका फंजाई में पाई जाती है। अगर हम प्लांट में बात करेंगे तो ये क्या की बनी हुई होगी, सेलुलोज की बनी हुई होगी, ठीक है ना। ये किसकी बनी हुई होगी, सेलुलोज की बनी हुई होगी। जबकि जो फंजाई होता है, फंजाई के अंदर ये काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है ना, काइटिन की बनी हुई होती है। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा था जो आपका काइटिन होता है वो किस चीज़ का मिलकर के बना हुआ होता है, ये भी हमने देखा। सेलुलोज किस चीज़ का मिलकर के बना हुआ होता है वो भी हमने देखा। रिवीजन रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, रिवीजन रिकॉल करते रहो। इसके बाद राइबोसोम साइज एंड स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको 70 देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी 70 देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको 80 देखने को मिलने वाले हैं। साइटोस्केलेटन यहाँ पर रूडिमेंटरी होता है, यहाँ पर यस होता है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉल्स साइटोस्केलेटन देखने को मिलता है, जबकि आपका यूकैरियोट्स में जो होता है आपका स्पेसिफिकली देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पर कोई भी आपका, जैसे कि नीचे को बार आई है, इसको मैं यहाँ पर एडिटिंग नहीं करूँगा, डायरेक्ट अब आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड कराऊँगा, चाहे मैं फम्बलिंग करूँ या कुछ भी करूँ, तो अब आप उसको इग्नोर करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। यहाँ पर गैस वैक्यूल्स होते हैं। गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं, गैस वैक्यूल्स केवल और केवल आपके जो है बैक्टीरिया एंड आर्किया में ही पाए जाते हैं,
ठीक है ना, जबकि यूकैरियोट्स में आपके गैस वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। गैस वैक्यूल्स क्यों पाए जाते हैं, ये यहाँ पर फ्लोटिंग का काम करवाते हैं, ठीक है ना। जो भी बैक्टीरिया पानी के अंदर रहते हैं तो पानी के अंदर जो है वे फ्लोटिंग का काम करते हैं गैस वैक्यूल्स के थ्रू। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैस यहाँ पर बनी हुई रहती है, ठीक है ना। आई होप आपको गाइज इतना समझ में आया है। अगर इतना समझ में आया तो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और तुरंत मिलते हैं आपसे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है ना। तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।